मिशेल ओबामा दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक मानी जाती हैं। वो एक लॉयर हैं और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की फर्स्ट लेडी रह चुकी हैं। मिशेल ओबामा कौन है? शिकागो के साउथ साइड में बीते उनके बचपन ने कैसे उनकी पहचान और प्रिंसिपल्स को आकार दिया? बराक ओबामा का उन पर पहला इंप्रेशन कैसा था? उन्होंने एक पत्नी, माँ और फर्स्ट लेडी होने के रोल को बैलेंस करना कैसे सीखा? उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फर्स्ट लेडी के रूप में क्या योगदान दिए? इस समरी में आप मिशेल के बचपन से लेकर उनके पति की प्रेसिडेंसी खत्म होने तक के सफर के बारे में जानेंगे। आप जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी पहचान को बनाए रखने की कोशिश करते हुए नस्लवाद, सेक्सिज्म, मां होने की जिम्मेदारी और पॉलिटिक्स का सामना किया। चाइल्डहुड। मिशेल ओबामा 1960s के आखिर में शिकागो में बीते अपने बचपन के बारे में बताती हैं। उस समय के दौरान यूएस की हालत बहुत खराब थी। जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मर्डर के कारण देश की पॉलिटिकल सिचुएशन अस्त-व्यस्त हो गई थी। गोरे लोगों का परिवार अच्छी जिंदगी के लिए सबर्ब्स की ओर जा रहा था। जाति के हिसाब से भेदभाव बढ़ रहा था। इन हत्याओं से देश की कानून व्यवस्था में खलबली मच गई थी। मिशेल और उनके बड़े भाई क्रैग को उनके पेरेंट्स ने बड़े प्यार से पाला था। वो एक बंगले के दूसरे फ्लोर पर रहते थे। वो घर उनकी माँ की आंटी रॉबी और अंकल टेरी का था, जो फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करते थे और अपने बच्चों की ग्रोथ को लेकर फोकस्ड रहते थे। उनकी माँ एक होममेकर थीं जो उन्हें पब्लिक लाइब्रेरी ले जाया करती थीं। उनके पिता शहर में काम करते थे, जिन्होंने उन्हें जैज़ म्यूज़िक और आर्ट के बारे में सिखाया। उन्होंने मिशेल की रीडिंग स्किल्स और म्यूज़िक के लिए प्यार को कम उम्र में ही डेवलप करना शुरू कर दिया था। रात के समय पूरा परिवार एक साथ बोर्ड गेम्स खेलता, कहानियां सुनाता और एक साथ जैक्सन 5 के गाने सुनता था। मिशेल के घर का जिंदा दिल माहौल आंटी रॉबी और अंकल टेरी के घर से बिल्कुल उल्टा था, जो डल और फीका माहौल था। आंटी रॉबी स्ट्रिक्ट थीं और वो अपने घर में पियानो सिखाती थीं। वहीं अंकल टेरी एक रिटायर्ड पॉटर थे जो शांत स्वभाव के थे। क्रेग ने अपना पियानो लेसन आंटी रॉबी के साथ शुरू किया। आंटी रॉबी के सिखाने की ओर उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखकर मिशेल ने भी पियानो सीखने का फैसला किया जब वो सिर्फ 4 साल की थीं। उनका मानना था कि उनका म्यूजिक का पैशन उनके परिवार से मिला है, खास तौर पर उनके ग्रैंडफादर साउथ साइडेड, जो जैज़ म्यूजिक को बहुत पसंद करते थे। उनके पहले पियानो क्लास में आंटी रॉबी ने उन्हें डांटा और उन्हें मिडिल सी की पर उंगली रखने को कहा। मिशेल ने पुराने पियानो के मिडिल सी की में एक स्लाइड चिप को नोटिस किया और इसने मिशेल को उस स्किल को मास्टर करने में मदद की। उन्होंने अलग से वर्कबुक भी पढ़ी। मिशेल के इतनी जल्दी सीखने से आंटी रॉबी नाराज हो गई। वो दोनों अक्सर बहस करती, जिसमें मिशेल एक लॉयर की तरह बिहेव करती। जल्द ही मिशेल, क्रेग और बाकी स्टूडेंट्स को अपने टैलेंट को स्टेज पर दिखाने का मौका मिला, जिसे आंटी रॉबी ने रोजवेल्ट यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया था। जब स्टेज पर जाने की पारी मिशेल की थी, तब वो जिंदगी में पहली बार नया पियानो देखकर चौंक गईं। आंटी रॉबी ने शांति से अपनी उंगली मिडिल सी की पर रखी, क्योंकि उन्हें पियानो की कीज में कोई चिप नहीं दिख रही थी। उसके बाद मिशेल ने बखूबी गाना बजाया। इस चैप्टर में मिशेल ने अपने बचपन के उन एक्सपीरियंस के बारे में बताया जिसने उन्हें दुनिया की प्रॉब्लम्स और हकीकत से समझाया था। उनके ग्रैंडफादर द्वारा बताई गई जाति के कारण भेदभाव और महंगे पियानो को देखना मिशेल को एहसास कराया कि दुनिया में हर चीज़ फेयर और बैलेंस नहीं है। एजुकेशन। क्रेग एक ऐसे स्कूल में ट्रांसफर हो गए जहां ज्यादातर गोरे स्टूडेंट्स थे। उन्हें बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने के लिए चुना गया। मिशेल ने विटनी एम यंग हाई स्कूल नाम की नई स्कूल ज्वाइन की। उस स्कूल में 80% स्टूडेंट्स ब्लैक थे। क्रेग पहले उसी स्कूल में पढ़ते थे। मिशेल के लिए यहाँ कॉन्फिडेंस डेवलप करना आसान था, क्योंकि लोग क्रेग के जरिए उन्हें पहले से जानते थे। लेकिन मिशेल को नई स्कूल में अपनी खुद की पहचान बनानी थी। उन्होंने अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए पढ़ाई में बहुत मेहनत की। मिशेल क्रेग की ही तरह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गईं। उन्होंने नोटिस किया कि कैसे उस यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स गोरे थे और लड़के थे। मिशेल वहाँ रेसिज्म यानी जाति के कारण भेदभाव का शिकार हुई। उनकी गोरी रूममेट की मां को जब पता चला कि उसके रूम में मिशेल, एक ब्लैक लड़की साथ है, तो उन्होंने उसका रूम बदलवा दिया। उनकी नई रूममेट सुजैन फ्रेंडली थीं, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं थीं। उसके जरिए मिशेल ने सीखा कि चीज़ों को पकड़कर रखने से कुछ नहीं होता, इसलिए उन्हें छोड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो थर्ड वर्ल्ड सेंटर की डायरेक्टर जर्नी ब्रासवेल की असिस्टेंट बन गईं। उनकी मेंटरशिप में मिशेल ने यूनिवर्सिटी के ब्लैक स्टाफ के बच्चों के लिए आफ्टर स्कूल प्रोग्राम शुरू किया। इस जॉब ने उन्हें कुछ पाने का एहसास दिया और उन्हें हटकर सोचने पर मजबूर किया। मिशेल अक्सर अपने पेरेंट्स से फ़ोन पर बात करती थीं। एक दिन वो क्रेग के बास्केटबॉल गेम के दौरान उन्हें सपोर्ट करने के लिए प्रिंसटन गईं। मिशेल ये देखकर चौंक गई कि उनके पिता की हेल्थ और ज़्यादा खराब हो गई थी। अब उन्हें चलने के लिए व्हीलचेयर की ज़रूरत थी। मिशेल पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर रही थीं। वो खुद को लेकर और अपनी पहचान को लेकर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थीं। उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में शिकागो साउथ साइड को जोड़ लिया।
क्योंकि वो लोगों को बताना चाहती थी कि साउथ साइड के सभी लोग किसी बदनाम गैंग का हिस्सा नहीं होते। मिशेल उसी स्कूल में अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहती थीं जहां ज्यादातर गोरे स्टूडेंट्स थे, इसलिए वो अक्सर अपने ग्रैंडफादर की बहन आंटी सिस से मिलने जाती थीं, जो प्रिंसटन नहीं रहती थीं। वहां उन्हें अपने पूर्वजों और अमेरिका में गुलामी की हिस्ट्री के बारे में पता चला। सोशियोलॉजी की डिग्री के साथ ग्रेजुएट होने के बाद मिशेल लॉ स्कूल गईं। हालांकि वो लॉ को लेकर उतनी पैशनेट नहीं थी, फिर भी उन्हें पता था इससे उन्हें एक स्टेबल जॉब मिलेगी। लॉ खत्म करने के बाद मिशेल को एक बहुत बड़ी लॉ फर्म सिडनी एंड ऑस्टिन से जॉब ऑफर हुई। उन्हें वहां काम करना पसंद नहीं था, लेकिन वहां वो इतने पैसे कमा रही थीं जितने उनके पेरेंट्स ने कभी नहीं कमाए थे। जल्द ही मिशेल को एक मेल समर एसोसिएट को मेंटर करने के लिए कहा गया। वो हार्वर्ड के लॉ स्टूडेंट थे जिनका नाम था बराक ओबामा। मीटिंग बराक बराक काम के पहले दिन ही लेट पहुंचे थे। मिशेल इस बात से इम्प्रेस नहीं थी, लेकिन बराक ने उनसे माफी मांगी और बड़ी पोलाइटली बात की। उनकी सीनियर होने के नाते मिशेल ने उन्हें गाइड किया, लेकिन मिशेल को एहसास हुआ कि बराक शिकागो की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वो उनसे 3 साल बड़े थे और उनके पास ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस था। बराक लॉ फर्म में अच्छा इंप्रेशन बना रहे थे। वो डिटेल मेमोज लिख रहे थे और बेहद काम के इनपुट दे रहे थे। जल्द ही उन्हें इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में भी बुलाया जाने लगा। मिशेल और बराक ऑफिस इवेंट्स के जरिए करीब आए। वो हर हफ्ते साथ लंच करते। मिशेल उन्हें ज़्यादा अच्छे से जानने लगी। बराक के पेरेंट्स अलग हो चुके थे। उनके पिता केनिया के थे, जबकि माँ यूएस की थीं। उनका जन्म होनोलुलु में हुआ था और वहीं वो पले बढ़े थे, लेकिन उन्होंने कुछ साल इंडोनेशिया में भी बिताए थे। मिशेल ने नोटिस किया कि वो अपनी सक्सेस से ज़्यादा सोसाइटी की भलाई के बारे में ज़्यादा परवाह करते हैं। उनका मकसद था सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना, ताकि वो कम्युनिटी की बड़े रूप में मदद कर सकें। मिशेल को उनका एम्बिशन पसंद आया, लेकिन उन्हें उनके सिगरेट पीने की आदत पसंद नहीं थी। वो बराक में अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने से झिझक रही थी। मिशेल को लगता था कि उनका रिश्ता उनके काम पर असर डालेगा, लेकिन बराक अपने इरादों को लेकर क्लियर थे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वो दोनों कंपैटिबल हैं। एक रात दोनों ने बास्किन रॉबिन्स में आइसक्रीम खाई। बराक ने उनसे पूछा कि क्या वो उन्हें किस कर सकते हैं। मिशेल ने अपनी चिंता और हिचक को किनारे किया और किस के लिए आगे झुकी। करियर एंड रिलेशनशिप। मिशेल और बराक का रिलेशनशिप सीरियस हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि बराक दूसरे आदमियों से अलग हैं। वो अपना डर या कमजोरी दिखाने से डरते नहीं। वो अपना प्यार और परवाह भी खुलकर दिखाते हैं। वो सोसाइटी के बारे में बहुत परवाह करते हैं। एक बार जब बराक उस जगह गए जहां वो पहले ऑर्गेनाइजर के रूप में काम करते थे, तब मिशेल भी उनके साथ गईं। जब बराक एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ ट्रेनिंग दे रहे थे, तब वो उन्हें प्यार से देख रही थीं। बराक अपनी लॉ की डिग्री पूरी करने के लिए हार्वर्ड वापस चले गए। वहीं मिशेल लॉ फर्म में काम करना जारी रखा। वो फोन के जरिए एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। काम में मिशेल हायरिंग टीम में थी और वो अलग अलग तरह के लोग खोज रही थीं। उन्होंने अपनी टीम को ऐसे स्टूडेंट्स को कंसिडर करने के लिए एनकरेज किया जो ना आईवी लीग स्कूल से आए हों और जो गोरे ना हों और ना ही लड़के हों। हायरिंग ट्रिप के दौरान मिशेल फिर से बराक से मिली। क्रिसमस पर वो उन्हें अपने परिवार से मिलाने होनोलुलु ले गए। मिशेल ने नोटिस किया कि बराक का परिवार बेहद सपोर्टिव है और उनके कई पुराने यार दोस्त भी हैं। जल्द ही बराक मिशेल के साथ उनके सेकंड फ्लोर में उनके पेरेंट्स के घर में रहने लगे। उनकी फैमिली खास तौर पर क्रैग को वो पसंद आए थे। बराक हार्वर्ड लॉ रिव्यू के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। कॉर्पोरेट लॉ में ज़्यादा पैसा होने के बावजूद वो अपना करियर सिविल राइट्स लॉ यानी नागरिक अधिकार कानून में आगे बढ़ाना चाहते थे। बराक अपना लॉ का करियर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मिशेल को एहसास हुआ कि वो अपने करियर को एंजॉय नहीं कर रही हैं। शादी को लेकर भी उन दोनों की राय अलग थी। जहां मिशेल के लिए शादी 2 जिंदगियों का एक होना था, वहीं बराक के लिए शादी 2 जिंदगियों का साथ साथ आगे बढ़ना था। मिशेल के पिता की हालत और खराब हो रही थी, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने से बच रहे थे। जल्द ही उन्हें हड़बड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, जहां मिशेल ने उनके साथ यादगार समय बिताया। अगले दिन वो गुजर गए। उनके पिता की मौत ने उन्हें एहसास दिलाया कि जिंदगी ऐसी चीजों में समय बर्बाद करने के लिए बहुत छोटी है जो करना उन्हें पसंद नहीं है। तो उन्होंने अपना करियर चेंज करने का फैसला किया। वो वैलेरी जैरेट को जानती थीं, जो शिकागो की मेयर के स्टाफ की चीफ थीं। वैलेरी ने उन्हें सिटी हॉल में काम ऑफर किया, जिसे मिशेल ने एक्सेप्ट कर लिया। बराक ने पहली ही कोशिश में बार एग्जाम पास कर लिया था। मिशेल को इसके लिए 2 बार कोशिश करनी पड़ी थी। इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो एक अच्छे रेस्टोरेंट गए। जब वो खा रहे थे तो बराक ने शादी का टॉपिक उठाया। बराक ने कहा कि वो शादी के आइडिया के खिलाफ हैं। इससे मिशेल का दिल टूट गया, लेकिन तभी वेटर डेजर्ट लेकर आया। जब वेटर ने कवर हटाया तो मिशेल ने उसके नीचे अंगूठी का बॉक्स देखा। हुआ ये था कि बराक उन्हें उनके साथ शादी को लेकर हुई बहस के लिए चिढ़ा रहे थे। बराक ने घुटने पर बैठकर उन्हें प्रपोज किया और मिशेल ने हाँ कह दी। बराक उन्हें अपनी ग्रैंडमदर से मिलाने केनिया लेकर गए। हालांकि मिशेल को नए कल्चर में अलग सा महसूस हुआ, लेकिन उन्हें उनकी फैमिली बहुत पसंद आई।
मिशेल सिटी हॉल में अपनी दो फीमेल को-वर्कर्स को घर और करियर के बीच में तालमेल बैठाते देखकर इंस्पायर हुईं। वहीं बराक प्रोजेक्ट वोट नाम के वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट उन स्टेट्स में नए वोटर को रजिस्टर करने के लिए था जहां माइनॉरिटी की अटेंडेंस कम थी। 1992 में मिशेल और बराक की शादी हुई। उनकी फैमिली वहां मौजूद थी, लेकिन मिशेल ने अपने पिता को बहुत मिस किया। उन्होंने यू एंड आई गाने पर डांस किया। ये गाना उस रिकॉर्ड में था जो मिशेल को उनके ग्रैंडफादर ने दिया था। कैलिफोर्निया में हनीमून से लौटने के बाद मिशेल और बराक को पता चला कि प्रोजेक्ट वोट सक्सेसफुल हो गया था। 5 लाख से ज़्यादा ब्लैक वोटर्स वोटिंग बूथ में गए थे। लेकिन बुरी खबर ये थी कि बराक की पब्लिकेशन डील कैंसिल हो गई थी, क्योंकि वो अपनी बुक कंप्लीट नहीं कर पाए थे। फिर बराक ने बाली के एक कैबिन में जाकर ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नाम की अपनी बुक कंप्लीट करने का फैसला किया। वहीं मिशेल इस सोच में डूब गईं कि वो अपनी फैमिली लाइफ और करियर को कैसे बैलेंस करेंगी। एक हफ्ते बाद बराक पहले ड्राफ्ट और किसी दूसरे पब्लिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट के साथ लौट आए। उनके लौटने पर उन्होंने एक घर खरीदा। मिशेल ने कॉरपोरेट लॉस से नॉन प्रॉफिट सेक्टर में जाने का फैसला किया। जल्द ही वो पब्लिक एलाइज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गईं। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था टैलेंटेड स्टूडेंट्स को नॉन प्रॉफिट सेक्टर में ट्रेनिंग के लिए प्लेस करना। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली स्टेबल बन गया। मिशेल अलग अलग बैकग्राउंड से आए स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देने में कामयाब रहीं। पब्लिक एलाइज के साथ कई साल काम करने के बाद मिशेल को शिकागो यूनिवर्सिटी से जॉब ऑफर हुआ। उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया और एसोसिएट डीन बन गई। इस जॉब के जरिए मिशेल ने स्टूडेंट्स के वॉलंटरी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कनेक्शन को बढ़ाने पर फोकस किया। वहीं बराक पब्लिक इंटरेस्ट लॉ फर्म में काम करना जारी रखा। वो शिकागो यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में क्लास भी लेते थे। रात को वो अपनी बुक पूरी करने पर काम करते थे। एक अमेरिकन कांग्रेस वुमन स्कैंडल में फंस गई थी। उनकी जगह को भरने के लिए एक स्टेट सेनेटर चले गए। बराक ने फैसला किया कि वो सेनेटर की खाली जगह के लिए खड़े हो सकते हैं। मिशेल को लगा पॉलिटिक्स में होने के लिए बराक कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। हालांकि वो नहीं चाहती थी कि बराक पॉलिटिक्स में जाएं, फिर भी उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। आखिरकार वो जीत गए और इलिनॉय के स्टेट सेनेटर बन गए। कैंपेन के दौरान उनकी मां गुजर गईं। वो उनसे मिलने होनोलुलु नहीं जा पाए। वो दुखी थे, लेकिन वो मजबूत बने रहे। जब मिशेल ने बराक को नए बिल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए जोश के साथ काम करते देखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि बराक पॉलिटिक्स के लिए ही बने हैं। वो बच्चे चाहते थे, अपना परिवार शुरू करना चाहते थे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाए। कुछ समय बाद मिशेल प्रेग्नेंट तो हुई, लेकिन फिर उनका मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि उन्हें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्राई करना चाहिए। 2 महीने बाद मिशेल सक्सेसफुली प्रेग्नेंट हो गईं। 4 जुलाई 1998 को उनकी पहली बेटी मालिया का जन्म हुआ। मिशेल ने अपने बच्चे के साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए एसोसिएट डीन के रूप में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। लेकिन बेबीसिटर की मदद के बाद भी उनके लिए काम बहुत था। वहीं बराक स्टेट सेनेटर के रूप में दोबारा इलेक्ट हुए, जबकि वो यूएस डेमोक्रेटिक सीट के लिए खड़े होना चाहते थे। अब वो पहले से ज़्यादा बिजी हो गए थे। फैमिली ने बराक की ग्रैंडमदर से मिलने हवाई जाने का फैसला किया। ट्रिप के दौरान मालिया बहुत बीमार हो गई। स्टेट सेनेट ने एक बिल पर वोट करने के लिए अर्जेंट इलेक्शन अरेंज किया। मालिया की तबीयत के कारण बराक वापस नहीं जा पाए। उनकी गैर मौजूदगी को ऑपोजिशन ने ये आइडिया प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया कि वो यूएस डेमोक्रेटिक सीट के लिए एक सीरियस कैंडिडेट नहीं है। आखिर में वो ये इलेक्शन हार गए। 2001 में मिशेल की दूसरी बेटी साशा हुई। इस समय वो अपने करियर और माँ के रोल को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। लकीली उन्हें शिकागो यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में डायरेक्टर ऑफ कम्युनिटी आउटरीच की पोजीशन ऑफर हुई। उनकी जिंदगी रूटीन में चल रही थी जब 9/11 का हादसा हुआ। देश की हालत देखते हुए बराक ने यूएस सेनेट के लिए खड़े होने का फैसला किया, लेकिन वो पहले ही काम की वजह से बहुत बिजी थे। वो रात को घर देर से लौटते थे और मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिता पाते थे। मिशेल हर चीज़ खुद संभालने की कोशिश करते हुए बहुत थक चुकी थीं, इसलिए उन्होंने कहा कि उन दोनों को कपल काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। काउंसलिंग बहुत मददगार साबित हुई। इसने मिशेल को एहसास दिलाया कि उन्हें खुशियां ढूंढने के लिए सिर्फ अपने पति की ओर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने खुद के लिए समय निकालना शुरू किया। उन्होंने घर पर एक फिक्स्ड शेड्यूल सेट किया। अब ये बराक का काम था कि वो अपने पति और पिता होने की जिम्मेदारी को निभाए। बराक्स प्रेसिडेंशियल कैंपेन। मिशेल ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो मेडिकल सेंटर की मदद करने के लिए एक प्रोग्राम की शुरुआत की। प्लान था कि हॉस्पिटल में वॉलंटियर्स की मात्रा को बढ़ाई जाए और हॉस्पिटल स्टाफ को आस पड़ोस में ज़्यादा काम करने के लिए इनकरेज किया जाए।
इसके बाद मिशेल ने नोटिस किया कि गंभीर चोट वाले पेशेंट्स की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इमरजेंसी वार्ड हमेशा भरा रहता था। उन्हें इन पेशेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट सेट करने का आइडिया आया। जब बराक ने यूएस सेनेट के लिए खड़े होने का फैसला किया तो मिशेल ने उनसे वादा लिया कि अगर वो हार जाते हैं तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। लेकिन बराक का कैंपेन बहुत अच्छा रहा। उनके अपोनेंट स्कैंडल में फंस गए और लोगों का उन पर से भरोसा उठ गया। बराक ने 2004 की डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में जबरदस्त और पॉजिटिव कीनोट स्पीच दी। उन्होंने अपने जड़ों के बारे में बात की और ये भी बताया कि कैसे उम्मीद बनाए रखना देश के हालात को बेहतर कर सकता है। वो स्पीच तुरंत हिट हो गई और उसने उन्हें फेमस कर दिया। उनकी बुक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर दोबारा पब्लिश हुई और बेस्ट सेलर बन गई। बराक उनके हक में 70% वोट से इलेक्शन जीत गए। वो वॉशिंगटन चले गए, लेकिन कई सेनेटर्स की पत्नियों की सलाह के बाद भी मिशेल शिकागो में ही रहीं। वो ओरिएंटेशन के दौरान बराक को सपोर्ट करने के लिए एक बार वॉशिंगटन गईं। उन्होंने देखा कि वहाँ का माहौल बहुत दुख भरा है। वहाँ आदमियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि औरतें वहाँ एक तरफ होकर लंच कर रही थीं। बराक ने देश के लिए अपने विजन को शेयर करने के लिए अपनी दूसरी बुक लिखी, द ऑडेसिटी ऑफ होप। उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े होने पर भी सोचना शुरू कर दिया था। मिशेल शुरुआत में इसके फेवर में नहीं थी, लेकिन कटरीवा तूफान के कारण बहुत से लोग अपने घरों की छत पर फंस गए थे और उसमें से ज़्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन थे। मिशेल को एहसास हुआ कि बराक का एम्बिशन इन लोगों की जिंदगी को इम्प्रूव कर सकता है। वो उनके कैंपेन की एक्टिव पार्ट बन गई, लेकिन उन्हें इस बात का शक था कि वो शायद ही जीतें क्योंकि वो ब्लैक थे। बराक ने अपने कैंपेन और मीडिया मैनेजर की मदद से एक एक्टिव कैंपेन की शुरुआत की। उन्होंने गलती से अपने कैंपेन को स्टेट ऑफ द ब्लैक यूनियन के दिन ही अनाउंस कर दिया। ये एक एनुअल इवेंट था जो अफ्रीकन अमेरिकन के मुद्दों को डिस्कस करता था। इसके कारण ऑर्गेनाइजेशन के लीडर ने बराक पर इस दिन की अहमियत का अपमान करने का इल्जाम लगाया। नेगेटिव मीडिया कवरेज ने उनकी पर्सनल और फैमिली बैकग्राउंड पर अटैक किया। बराक के मुस्लिम होने और उनके मुस्लिम कम्युनिटी की ओर वफादार होने की अफवाह फैल गई। सभी चैलेंज के बावजूद मिशेल और बराक मजबूत बने रहे। उन्हें पता था कि उनके मैसेज को आयोवा के लोगों तक पहुंचाना जरूरी था। अपनी पहली स्पीच में मिशेल ने पूरी सच्चाई के साथ दिल से बात की। उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी और उन वैल्यूज को शेयर किया जो उनके लिए मायने रखते थे। वो हर हफ्ते आयोवा जाने लगी। जल्द ही उन्हें वोटर्स को जीत लेने की काबिलियत के कारण द क्लोजर का नाम मिला। इस बिजी समय के दौरान मिशेल घर में खाना बनाने और खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाईं। मालिया के डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उसका BMI कम हो गया है। मिशेल ने तुरंत ही सैम कैस नाम के टैलेंटेड शेफ को हायर किया। वो परिवार के लिए खाना बनाते थे और साथ ही उन्हें प्रोसेस्ड फूड के बुरे असर के बारे में भी सिखाते थे। सैम आगे चलकर मिशेल के बच्चों की हेल्थ को लेकर शुरू किए गए पहल का बड़ा हिस्सा बने। पोल के अनुसार 2 कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन और जॉन एडवर्ड्स बराक से आगे थे, लेकिन मिशेल को उन पर यकीन था। उन्हें पता था कि देश के नौजवान और माइनॉरिटी उनके साथ थे। बराक आयोवा में अपनी आखिरी स्पीच में हमेशा के लिए कायम रह जाने वाला इंप्रेशन छोड़ना चाहते थे। उस इवेंट में लगभग 3000 लोग थे। उन्होंने इतना पावरफुल स्पीच दिया कि पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। अगले पोल ने दिखाया कि बराक और हिलरी बराबरी पर थे। 2 महीने बाद अनाउंस किया गया कि बराक ने आयोवा का नॉमिनेशन जीत लिया है। मिशेल बहुत खुश थीं। उन्हें एहसास हुआ कि अगर बराक आयोवा में जीत सकते हैं तो उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने की भी उम्मीद थी। लाइफ इन द व्हाइट हाउस। आगे मिशेल बताती हैं कि बराक के जीतने के बाद उन्होंने और उनके परिवार में व्हाइट हाउस में अपनी नई जिंदगी में कैसे एडजस्ट किया। उन्होंने एक माँ, पत्नी और फर्स्ट लेडी के रोल को बैलेंस करने की चिंताओं के बारे में बताया। मिशेल समझती थीं कि पहले ब्लैक प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी के तौर पर वो जो भी फैसले लेंगे उसके लिए उन्हें जज किया जाएगा। इसलिए उन्होंने व्हाइट हाउस में शिफ्ट होते समय जो भी खर्च हुआ था उसे उन्हें मिले फेडरल फंड से खर्च करने के बजाय अपनी जेब से खर्च किया। वापस जा रहे प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश और फर्स्ट लेडी लॉरा बुश ने ओबामा का अच्छे से स्वागत किया। मिशेल ने तुरंत ही लॉरा बुश से एक जुड़ाव महसूस किया, जो लगातार उन्हें एडवाइस देती रहीं। एक माँ के तौर पर मिशेल चाहती थीं कि उनके बच्चे साशा और मालिया नॉर्मल जिंदगी जिएं, लेकिन शुरुआत में ये मुश्किल था। बच्चे अपने नए स्कूल में बुलेट प्रूफ कार में जाते थे और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हमेशा उनके क्लासरूम के बाहर खड़े रहते थे। स्कूल के पहले दिन उन्हें सपोर्ट करने के लिए मिशेल उनके साथ स्कूल गईं। उन्हें ये देखकर शांति मिली कि उनके दोनों बच्चे जब लौटे तो वो खुश थे। कुछ हफ्तों बाद मिशेल की माँ भी परिवार की मदद के लिए व्हाइट हाउस में रहने आ गईं।
उन्होंने सीक्रेट सर्विस की प्रोटेक्शन लेने से मना कर दिया था। जल्द ही वो बच्चों को बिना एजेंट के स्कूल ले जाने लगी। मिशेल इस बात से खुश थीं कि उनके बच्चे लगभग नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे हैं। उन्होंने बराक को ऑब्जर्व किया और नोटिस किया कि ब्रीफिंग के बाद वो कितने सीरियस दिखते हैं। उन्हें समझ आया कि देश की इकोनॉमिक हालत लोगों को जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा खराब है। मिशेल और बराक तुरंत ही कई प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो गए। व्हाइट हाउस को दोबारा सजाने की ज़रूरत थी और उन्हें इनॉग्रेशन भी प्लान करना था। फर्स्ट लेडी के तौर पर मिशेल ने बच्चों में मोटापे, न्यूट्रिशन और मिलिट्री वालों की फैमिली पर फोकस किया। इनॉग्रेशन के दिन मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन लगभग 2 मिलियन लोग उसे अटेंड करने आए। बराक ने एब्राहम लिंकन की बाइबल पर हाथ रखकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में कसम खाई। अपनी इनॉग्रल स्पीच में बराक ने देश की हिस्ट्री में अफ्रीकन अमेरिकन के योगदान के बारे में बात की। उन्होंने डर और झगड़ों के ऊपर उम्मीद और एकता को इनकरेज किया। फिर मिशेल और बराक ने प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन और उनकी पत्नी के साथ परेड को लीड किया। सेरेमनी के बाद मिशेल और उनका परिवार अपने नए घर में लौट आए और इनॉग्रल बॉल्स की तैयारी करने लगा। तब तक स्टाफ ने व्हाइट हाउस को उनके सामान से सजा दिया था। अपने सफ़ेद ड्रेस में तैयार होते हुए मिशेल सोच रही थीं कि उनकी ज़िंदगी कितनी बदल चुकी है। मिशेल्स प्रोजेक्ट्स एंड एडवोकेसीज। बराक के प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही दिनों बाद मिशेल को एहसास हो गया था कि पावर के साथ कितनी सुविधाएं और विशेष अधिकार भी आते हैं। उनके पास उस जगह को मेंटेन करने के लिए हाउस हेल्पर्स थे। बराक के पास मेल पढ़ने के लिए 50 लोगों का स्टाफ था और ट्रैवल करने के लिए एक हेलीकॉप्टर। मिशेल का पुराना अपार्टमेंट व्हाइट हाउस के मास्टर स्वीट के अंदर फिट हो सकता था। उन्हें स्टाफ की सैलरी या किराया देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने खाने और बाकी इस्तेमाल करने वाली चीज़ों के लिए पैसा दिया था। मिशेल एक साधारण बैकग्राउंड से थीं, इसलिए उन्हें पता था कि देश की ओर उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। वो हर किसी के लिए बुनियादी ज़रूरतों को और ज़्यादा अवेलेबल करना चाहती थीं। पहले महीने में बराक ने लिली लेडबेटर फेयर पे एक्ट को पास किया। ये एक्ट काम करने वालों को जेंडर, रेस या उम्र के हिसाब से होने वाले सैलरी में भेदभाव से बचाता है। उन्होंने पूछताछ के दौरान किए जाने वाले टॉर्चर को भी बैन कर दिया, जो कि बुश के समय में काफ़ी कॉमन था। वो कांग्रेस के जरिए इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले बिल को पास कराने में भी सफल रहे। मिशेल बराक को देश के लोगों से किए गए वादों को पूरा करता देखकर गर्व महसूस कर रही थीं। फर्स्ट लेडी के रूप में मिशेल व्हाइट हाउस में होने वाले ईस्टर एग रोल जैसे सोशल इवेंट्स को प्लान करने की इंचार्ज थीं, लेकिन उन्हें लगता था कि इस तरह के इवेंट्स उनके ध्यान को दूसरे ज़रूरी मुद्दों से हटाते हैं। उन्होंने और बराक ने अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट्स के काम को व्हाइट हाउस की दीवार पर लगाया। उन्होंने विंस्टन चर्चिल की मूर्ति को मार्टिन लूथर किंग जूनियर से बदल दिया। न्यूट्रिशन और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए मिशेल ने व्हाइट हाउस में गार्डन लगाना शुरू किया। इस आइडिया को क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन सैम कैस और एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स के ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में उनकी मदद की। बराक और मिशेल ने अपने स्टाफ के साथ फ्रेंडली माहौल बना के रखा और अपने बच्चों को सबके साथ सम्मान के साथ पेश आना सिखाया। स्टाफ अक्सर मिशेल की मां से व्हाइट हाउस के ऊपर वाले फ्लोर में मिलने जाते थे। इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद भी रिपब्लिकन हमेशा ओबामा के काम के खिलाफ रहे। कांग्रेस में अपनी पहली स्पीच में बराक ने इकोनॉमी की हालत और चल रहे जंग के बारे में बात की। उन्होंने सच्चाई से जुड़ी लेकिन उम्मीद से भरी स्पीच दी, लेकिन रिपब्लिकन्स को उनकी स्पीच से कोई फर्क नहीं पड़ा। रिपब्लिकन प्रेसिडेंट के काम के कारण देश में चल रहे खराब समय के बावजूद वो उनका विरोध करते रहे। मिशेल और बराक G20 समिट के दौरान क्वीन एलिजाबेथ II से मिले। ये दुनिया के 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ के लीडर्स की मीटिंग थी। मिशेल ने नोटिस किया कि क्वीन का महल व्हाइट हाउस से 15 गुना ज़्यादा बड़ा है। जब खाना सोने के छुरी कांटे के साथ सर्व किया गया तब उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ। मिशेल तब स्कैंडल में फंस गई थीं जब उन्होंने क्वीन को ग्रीट करते हुए उनके कंधे को छू लिया था, लेकिन क्वीन ने इसका बुरा नहीं माना और उन्होंने भी मिशेल का कंधा छुआ। उसके बाद मिशेल एक गर्ल्स स्कूल गईं जहां ज़्यादातर स्टूडेंट्स डार्क कलर की थीं और एथनिक बैकग्राउंड से थीं। उन्होंने स्टूडेंट्स की आंखों में पैशन नोटिस किया क्योंकि वो उन्हें खुद की याद दिला रही थीं। मिशेल ने उन्हें चिट्ठियां लिखीं और दिल से बात करके उन्हें मोटिवेट किया। जाने से पहले उन्होंने सबको गले भी लगाया। कुछ महीनों बाद मिशेल और बराक एक डेट पर गए, लेकिन लोगों ने इसे टैक्स के बेकार के इस्तेमाल के लिए क्रिटिसाइज किया। मिशेल को तब लगने लगा कि अब एक रेगुलर लाइफ जीना पॉसिबल नहीं है। उन्हें कई औरतों से क्रिटिसिज्म मिला जो इस बात से नाखुश थीं कि मिशेल अपनी डिग्री का इस्तेमाल करने के बजाय माँ का रोल निभा रही हैं।
लेकिन इस पर रिएक्ट करने के बजाय मिशेल ने बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के प्लान पर फोकस किया। इसलिए उन्होंने लेट्स मूव इनिशिएटिव को लॉन्च किया। उन्होंने ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन से बात की। 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने अनाउंस किया कि वो स्कूल लंच से चीनी, नमक और फैट की मात्रा को कम कर देंगे। डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स और एनबीसी ने ऐसे ऐड बनाए जो बच्चों को हेल्दी खाने के लिए इनकरेज कर रहे थे। अमेरिकन बेवरेज एसोसिएशन ने वादा किया कि वो अपने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को और भी ज़्यादा क्लियर बनाएंगे। मिशेल होम गार्डनिंग मतलब घर में ही फल और सब्जियां उगाने को प्रमोट करना चाहती थीं, तो उन्होंने अपने गार्डन में उगी हुई चीज़ों को खाया और उसका एक हिस्सा उन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट किया जो बेघरों को खाना खिलाते थे। उन्होंने व्हाइट हाउस के लॉन में हुला हूप करके ये भी दिखाया कि एक्सरसाइज करना कितना मज़ेदार हो सकता है। मिशेल ने नोटिस किया कि मीडिया उनके कपड़ों और स्टाइल को बहुत जल्दी जज करते हैं। उन्हें अक्सर ऐसे कपड़ों के लिए क्रिटिसाइज किया जाता था जो बहुत ज़्यादा ब्रेव या बहुत ज़्यादा कैजुअल थे। वहीं बराक मर्द हैं तो उन्हें जज नहीं किया जाता था। मिशेल को लगने लगा कि वो जो कहना चाहती हैं, लोगों को उस पर फोकस कराने के लिए वो अपने स्टाइल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने अपने स्टाइलिस्ट के साथ काम किया और फैशन मैगजीन के कवर पर आईं। इस एक्सपोजर के कारण वो यंग अमेरिकन डिज़ाइनर्स को प्रमोट कर पाईं और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात कर पाईं। मिशेल समझती थी कि उनकी और बराक की जिम्मेदारी है कि बुरे समय में भी वो मजबूत और शांत दिखाई दें। मेक्सिको के गल्फ में बहुत बड़ी मात्रा में तेल गिरकर चारों ओर फैल गया था। साफ सफाई के बाद भी लोग बीच पर जाने से डर रहे थे। मिशेल ने एग्जाम्पल सेट करने के लिए अपनी फैमिली के साथ बीच ट्रिप प्लान की। इसके जरिए उन्होंने दिखा दिया था कि बीच अब सभी के लिए पूरी तरह सेफ है। उसके बाद मिशेल मिलिट्री मेंबर्स और उनकी फैमिली से मिलने हॉस्पिटल गईं। उन्होंने जॉइनिंग फोर्सेस विद जिल बायरन नाम की एक पहल शुरू की। मिशेल ने कई सीईओज से बात की और उन्हें मिलिट्री में रह चुके लोगों और उनके पति पत्नी को जॉब देने के लिए इनकरेज किया। उन्होंने टीचर्स को मिलिट्री वालों के बच्चों की ज़रूरत को ज़्यादा अच्छे से समझने पर जोर दिया। इसके साथ साथ मिशेल ने इस गलतफहमी के खिलाफ अवेयरनेस फैलाई कि मिलिट्री से वापस आने के बाद मिलिट्री वालों की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। एक रियल एस्टेट डेवलपर डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा के खिलाफ अफवाह फैलानी शुरू कर दी। वो लोगों के मन में ये आइडिया डाल रहे थे कि बराक यूएस के सिटीजन नहीं है। इसके कारण कई लोगों के दिल में नफरत पैदा होने लगी। एक दिन एक आदमी ने व्हाइट हाउस पर राइफल से कई बार फायर किया। उस फायरिंग से कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन एक बुलेट उस रूम की खिड़की पर लगी जहां आमतौर पर मिशेल चाय पीती थीं। इसके कारण उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता होने लगी। मिशेल को लगा कि एक इंसान की जिंदगी में छोटी छोटी जीत से सक्सेस बनती है। उन्होंने छोटी लड़कियों को मौका देने के लिए एक मेंटरशिप और लीडरशिप प्रोग्राम शुरू किया। अलग अलग स्कूल से 20 लड़कियों को व्हाइट हाउस में रेगुलरली बुलाया गया, जहां बड़े उन्हें उनके फ्यूचर की प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्फिडेंट बनने के लिए मेंटर करते थे। 2 मई 2011 में बराक को एक अच्छी खबर मिली। यूएस नेवी सील्स ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में उसके छुपने की जगह पर मार दिया था। इस खबर ने देश के लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी दी थी। 2012 के री इलेक्शन कैंपेन में मिशेल को अपने फर्स्ट लेडी होने के रोल की वजह से प्रेशर महसूस हुआ। हालांकि उन्हें बहुत थकावट महसूस हो रही थी, फिर भी उन्होंने बराक को उम्मीद बनाए रखो के ऊपर स्पीच देकर सपोर्ट किया। उन्होंने रिपब्लिकन्स के क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लिया और अपने प्रोग्राम के ऊपर और ज़्यादा मेहनत की। गर्मी के समय में मिशेल साशा और मालिया के साथ साउथ अफ्रीका गईं। वो आर्क बिशप डेजमंड टूटू और नेल्सन मंडेला से मिली। अफ्रीका के 2 लीडर से बात करने के बाद उन्हें मोटिवेटेड महसूस हुआ और वो नई एनर्जी के साथ यूनाइटेड स्टेट लौटी। मिशेल को पता चला कि वो अपने मैसेज को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकती हैं। वो ब्लॉगर्स और टीवी होस्ट से मिली। उन्होंने एक्सरसाइज को प्रमोट करने के लिए दी एलन डेजेनेरेस शो में पुशअप्स भी किए। उन्हीं की मेहनत का फल है कि 2 बड़े रेस्टोरेंट, ऑलिव गार्डन और रेड लॉबस्टर, अपने मेन्यू को ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मान गए थे। इलेक्शन पोल ने दिखाया कि बराक अपने रिपब्लिकन अपोनेंट से बस थोड़ा सा ही आगे हैं। न्यूज़ सुनते हुए मिशेल लगातार चिंता में रहती थीं, इसलिए उन्होंने न्यूज़ देखना बंद करने का फैसला किया। जब बराक ने उन्हें बताया कि वो री इलेक्शन जीत चुके हैं तो वो हैरान रह गईं। लगभग 1 महीने बाद एक आदमी बंदूक लिए एक स्कूल में गया और वहां 20 स्टूडेंट्स और 6 टीचर्स को गोली मार दी। इस घटना में जिनकी जान चली गई थी, उनके लिए दुख मनाते हुए मिशेल और बराक चुपचाप बैठे रहे। उन्हें पता था कि उनका दर्द उन पेरेंट्स के दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। बराक ने वादा किया कि वो गन कंट्रोल के लिए कानून बनाने पर काम करेंगे। इस तरह फ्यूचर में इस तरह की घटनाओं को होने से रोका जा सकेगा। बराक के दूसरे इनॉग्रेशन के दौरान एक लड़की ने अपने स्कूल बैंड के साथ परफॉर्म किया था। 1 हफ्ते बाद उसे एक लोकल पार्क में गोली मार दी गई क्योंकि उसे गलती से गैंग मेंबर समझ लिया गया था। इस घटना ने मिशेल को हिला दिया।
उन्होंने लड़की के पेरेंट्स से बात की और उसके फ्यूनरल में भी शामिल हुईं। मिशेल अक्सर देश ने जो उन्नति की है उसके बारे में सोचती थीं। कांग्रेस ने सेम सेक्स मैरिज का कानून पास किया। व्हाइट हाउस को रेनबो लाइट से सजाया गया था। बराक ने दूसरे देशों में अमेरिका के सैनिकों को कम कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को पास कर दिया जिस पर बराक काम कर रहे थे। ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया था। मिशेल की लेट्स मूव पहल ने देश में बच्चों में मोटापे के प्रतिशत को कम कर दिया। द जॉइनिंग फोर्सेस प्रोग्राम ने मिलिट्री वालों के परिवारों की हालत को सुधार किया। लेकिन मिशेल का मानना था कि अचीव करने के लिए अभी भी बहुत कुछ बचा है। ओसामा बिन लादेन के बाद आईसिस नया खतरा बन गया था। एक गोरे आदमी ने 9 अफ्रीकन अमेरिकन को बाइबल स्टडी ग्रुप में मार डाला था। मिशेल और ओबामा ने उनका फ्यूनरल अटेंड किया। बराक ने अमेजिंग ग्रेस गाकर गैदरिंग को लीड किया। इतने खतरनाक अपराध होने के बाद भी कांग्रेस ने गन कंट्रोल के कड़े लॉ को पास नहीं किया था। 2016 में प्रेसिडेंशियल कैंपेन चल रहा था, लेकिन मिशेल अपने लेट गर्ल्स लर्न पहल पर ज्यादा फोकस थी। इस प्रोग्राम ने छोटी बच्चियों के एजुकेशन को प्रमोट किया। वो मलाला यूसुफजई से मिली जो पाकिस्तानी लड़की थी जिसे तालिबान ने गोली मार दी थी क्योंकि उसने लड़कियों को स्कूल जाने के लिए इनकरेज किया था। मिशेल ने देश से होने वाली वीकली बातचीत में लड़कियों की सुरक्षा के बारे में बात करने का फैसला किया। उन्होंने इस मुहिम को प्रमोट करने के लिए कई सेलिब्रिटीज के साथ काम किया और टीवी शोज में गईं। बराक ने उनकी मदद करने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे देशों की गवर्नमेंट से बात की। द पीस कोर और यूएसएआईडी ने इस पहल को सपोर्ट किया। देश ने 8 साल में जो अचीव किया था उससे मिशेल खुश थीं। उन्होंने अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट्स थे उन्हें ऑब्जर्व किया। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की औरतों के बारे में अपमानजनक बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो चाहती थी कि हिलरी क्लिंटन देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इलेक्टोरल कॉलेज जीत गए थे। जब इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए तब मिशेल को ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। तब भी उन्हें ये सोचकर तसल्ली हुई कि कम से कम उन्होंने और बराक ने देश में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। 8 साल के प्रोग्रेस को ट्रंप पलट नहीं सकते।